संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 बार 18 दिन लगे। यानी हमारा संविधान जो है ना, इसीलिए सबसे लंबा संविधान इसीलिए कहा जाता है कि इसको बनाने में 2 वर्ष और 11 बार 18 दिन लगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकार यानी स्वीकार किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को हमारे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत में लागू किया गया। भारतीय संविधान के मूल विचारों के आधार की अभिव्यक्ति को संक्षेप में बताने के लिए प्रस्तावना नामक एक शीर्षक जोड़ा गया है। प्रस्तावना शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रयुक्त हुआ है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द ठाकुरदास भार्गव ने दिया है। यानी हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द ठाकुरदास भार्गव ने दिया है। भार्गव ने इसे संविधान का अंग, पूंजी, आत्मा तथा गणपत भी कहा है। के.एम. मुंशी, इसी तरह के.एम. मुंशी दूसरे विद्वान है, उन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। इसी तरह एन.के. पालकीवाला ने भी इसके बारे में बताते हुए कहा है कि भारतीय संविधान एक परिचय पत्र है। यानी एन.के. पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र भी कहा है। जैसे अपन कहीं जाते आते हैं तो अपना परिचय पत्र अपने बारे में बताने के लिए होता है ना, उसी तरह ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के बारे में संक्षेप में हमें बता देती है। तो परिचय पत्र का है, संक्षेप में या सारांश में संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका, भूमिका, सार व दर्पण भी कहा जाता है। यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना को दूसरा नाम उद्देशिका, भूमिका या सार या दर्पण, जैसे कांच में अपन अपना चेहरा देख सकते हैं, उसी तरह हमारी संविधान के बारे में प्रस्तावना में सब कुछ शुरू में ही देखा जा सकता है। प्रस्तावना में हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों की झलक भी देखी जा सकती है। यानी हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी झलक है, उनके विचारों की झलक इस प्रस्तावना में देखी जा सकती है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी हमारे संविधान में जो प्रस्तावना शब्द है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो भाव या भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है या लिया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो प्रथम शब्द है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, ये शब्द जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव, देखो हमारे संविधान की प्रस्तावना पर जो है ना ये बहुत सारे विश्व के देशों में जो स्वतंत्रता संग्राम या क्रांतियां हुई उनका प्रभाव पड़ा, लेकिन हम यहाँ केवल विश्व की 3 जो देशों की क्रांतियां हुई उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखेंगे। सबसे पहले अमेरिका की
क्रांति जो 1776 ईस्वी में हुई, इसको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस क्रांति से हमें जो है ना राजनीतिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे शब्दों का शब्द लिए हम हमारे संविधान में। दूसरा, फ्रांस की राज्य क्रांति। तो फ्रांस के अंदर राजा लुई 16वें के अत्याचारों और पोप के अत्याचारों के कारण वहाँ की जनता ने एक क्रांति की थी 1789 में। इस क्रांति के द्वारा जो है ना 3 शब्द विश्व को दिए, एक समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। ये शब्द हमने हमारे संविधान में फ्रांस की राज्य क्रांति से जो दिए गए थे वो हमारे संविधान में लिए हैं। इसी तरह तीसरी जो क्रांति हुई रूसी क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, ये सन 1917 में हुई थी। इसको खूनी क्रांति या रविवार की क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति से, ये क्रांति जो है ना रूस में जार के खिलाफ हुई थी और इस क्रांति से आर्थिक समानता जैसे शब्द प्राप्त हुए, जिसका हमारे संविधान में बार बार उल्लेख देखा जा सकता है। हमारे संविधान में आर्थिक समानता है ना समाज के अंदर बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग हमने रूसी क्रांति से लिया है। तो ये 3 क्रांतियों का हमारे संविधान के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। अब अपन यहाँ विद्यार्थियों हमारे संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहली जो संविधान की विशेषता है वो है लिखित तथा विशाल संविधान। देखो हमारा संविधान है ना वो विश्व का सबसे बड़ा या सबसे विशाल और लिखित संविधान माना जाता है। और विश्व में 2 ही प्रकार के संविधान हैं, एक लिखित संविधान होते हैं और एक दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान का उदाहरण जैसे भारत का संविधान, इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान का उदाहरण माना जाता है। दूसरा जो संविधान है वो अलिखित संविधान, इसका उदाहरण अपन इंग्लैंड का संविधान बता सकते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को अगर देखें तो हमारा संविधान कैसे बड़ा है या विशाल है, तो अपन देखेंगे तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद दिए गए हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद दिए गए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो उसमें 128 अनुच्छेद दिए हैं। इसी तरह दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में अगर अनुच्छेद देखें तो केवल 153 अनुच्छेद हैं, जबकि हमारे भारत के संविधान के अंदर मूल भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद हैं तथा 22 भाग हैं। हमारे संविधान के कितने भाग हैं? 22। ये कंपटीशन में पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के अंदर मूल अनुच्छेद कितने थे, तो 395। इसके अलावा 22 भाग हैं। तो हमारे संविधान के कितने भाग हैं, तो आपको कंपटीशन में कई बार प्रश्न मिल जाता है कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। इसी तरह हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8। समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन जो किए गए, उन संशोधनों के बाद आज हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो है ना वो संशोधनों के बाद पैरा जो जोड़े गए ना उसके आधार पर ये 465 हो गए। अब तक हमारे देश के संविधान में कुल 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसे विश्व का सबसे लंबा दस्तावेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा अनुच्छेद हैं, भाग है, इसलिए इसको विश्व का, ये कंपटीशन पूछ लेता है विश्व का सबसे लंबा दस्तावेज किस देश के संविधान को कहा जाता है, तो विश्व का सबसे लंबा दस्तावेज भारतीय संविधान को कहा जाता है।
इस प्रकार भारत का संविधान लिखित भी है और विशाल भी माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो अब दूसरी विशेषता है कि हमारा संविधान कठोर व लचीला संविधान भी माना जाता है। कैसे माना जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो विधि निर्माण तथा संविधान में संशोधन यदि सामान्य प्रक्रिया से किया जाता है या हो जाता है तो वो संविधान जो है ना वो संविधान लचीला माना जाता है। तथा अगर विधि निर्माण व संशोधन में एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती हो तो ऐसी स्थिति में उस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। यानी कानून बनाने में या विधि का निर्माण करने में या संविधान का संशोधन करने में अगर हम सामान्य प्रक्रिया से ही अगर कर ले ऐसा काम तो वो संविधान लचीला कहलाएगा। और अगर संविधान कोई है उसके अंदर अगर विधि का निर्माण करने यानी कानून का निर्माण करने या संविधान में संशोधन करने में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहेंगे। तो हमारा संविधान जो है ना दोनों प्रकार के लक्षण लिए हुए हैं। ये हमारे संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया प्रक्रिया दी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। यानी 368वां अनुच्छेद जो है वो हमारे संविधान में संशोधन या कानून संशोधन करने की जो है ना प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हमारे संविधान में संशोधन की 3 विधियां दी गई हैं। यानी 3 प्रकार से हमारे यहाँ संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। ये 1 नंबर वाला प्रश्न कंपटीशन लाइक और बढ़िया 1 नंबर वाले में पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो कौन सा अनुच्छेद हुआ 368 अनुच्छेद। तो 3 विधियां दी है। पहली विधि, इस विधि में संविधान के कुछ भाग या कुछ अनुच्छेद या विषय भी कह सकते हैं उनमें संशोधन करने के लिए संसद अपने साधारण बहुमत से भी कर सकती है। यानी हमारे संविधान के कुछ ऐसे भाग या अनुच्छेद या विषय है जिसको संशोधन करने के लिए संसद अपने दोनों जो संसद के दोनों हैं लोकसभा राज्यसभा वो अपने सामान्य बहुमत से या साधारण बहुमत से उनमें संशोधन कर सकती है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना। दूसरी विधि है, इस विधि में संविधान के कुछ भागों या अनुच्छेदों में या कुछ विषयों में संसद अपने दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत यानी अलग अलग राज्यसभा और लोकसभा के पूर्ण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 का मतलब 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है। तीसरी विधि जो है हमारे संविधान के अंदर संशोधन करने की वो है संविधान के कुछ अनुच्छेदों में या कुछ विषयों में या भागों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पूर्ण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 बहुमत के साथ साथ देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का भी समर्थन प्राप्त करना या प्राप्त होना आवश्यक है। यानी बहुमत संसद के दोनों सदनों के अलावा आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं का भी समर्थन करना इस तीसरी विधि में जरूरी है। जैसे अब कौन से विषय है जिनके अंदर आधे राज्यों की भी विधानसभाओं का और संसद के 2/3 बहुमत का भी आवश्यक है। तो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में अगर हमें संशोधन करना है या केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन का मामला है तो ऐसे इन विषयों के अंदर संशोधन करना होगा संविधान में। तो हमें संसद के दोनों सदनों के बहुमत पूर्ण बहुमत या 2/3 बहुमत तथा आधे से ज्यादा राज्यों के समर्थन की भी आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीले दोनों मतलब प्रकार का माना जाता है या दोनों
दोनों प्रकार से माना जाता है कि कुछ भाग ऐसे हैं जिनके अंदर आसानी से संशोधन कर लिया जाता है और कुछ भाग ऐसे हैं जिनके अंदर वो विशेष प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो उनमें अब तीसरी विशेषता पढ़ेंगे। तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी हमारा भारतीय संविधान की जो निर्माता है वो भारतीय जनता ही है, क्योंकि भारतीय जनता के ही जो मुखिया थे वो भारतीय संविधान का निर्माण किया है। अतः जनता में ही प्रभुसत्ता है तथा अंतिम शक्ति भी जनता में ही निहित है, क्योंकि संविधान किसी अन्य संस्था द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया हो नहीं है, बल्कि जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से इसे स्वीकार व अधिनियमित व आत्मर्पित किया है। भारत का राष्ट्र प्रमुख यानी हमारा जो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति माना जाता है, वो राष्ट्र प्रमुख कोई वंश परंपरा से चयन न होकर के बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और इसके अलावा गणराज्य शब्द आया, तो गणराज्य शब्द का मतलब वो राष्ट्र जिसका राष्ट्र प्रमुख किसी वंश परंपरा से चयन न होकर के बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, तो उस राष्ट्र को गणराज्य कहा जाता है। तो हमारा राष्ट्र इस आधार पर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। चौथी विशेषता हमारे संविधान की वयस्क मताधिकार, यानी हमारे यहाँ जो है ना 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु का वर्तमान में जो है ना बालक बालिका जो भी हो जाता है वो वयस्क माना जाता है। तो इसके लिए हमारे संविधान निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने ये कहा था कि संसदीय शासन का अर्थ जो है वो एक व्यक्ति एक वोट होता है। यानी भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि संसदीय शासन का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होगा, ये बताया था। अर्थात जो वयस्क है, नहीं अब पहले हमारे संविधान जब लागू हुआ उस समय वयस्क उस व्यक्ति को या उस बालक बालिका को माना जाता था जिसकी आयु 21 वर्ष होती थी। तो वयस्क है उन्हें वोट देने का अधिकार दिया था। तो हम एक प्रश्न आता है एक छोटा कि हमारे संविधान में वोट देने का अधिकार जो है किन्होंने दिया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और अब इस 21 वर्ष की आयु को घटा करके हमारे संविधान में संशोधन 61वां हुआ। उस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा अब 21 वर्ष से आयु वयस्क मताधिकार की आयु घटा करके और वर्तमान में आयु कितनी हो गई 18 वर्ष। 18 वर्ष जो भी बालक बालिका पूरी कर लेता है उसको वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाता है। तो वर्तमान में छोटा प्रश्न पूछ ले कि अब भारत में वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है, तो वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। आज ये 3 वीडियो, ये 4 विशेषताओं के अलावा जो शेष विशेषताएं हैं वो अगले पार्ट में जब नया वीडियो बनेगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे।